हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में जानेंगे, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों, अनुच्छेद लेखन निबंध का ही संक्षिप्त रूप है। निबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है, जबकि अनुच्छेद लेखन में उसी बात को सार रूप में लिखना होता है। निबंध को 350 या 450 शब्दों में लिखना जाता है, जबकि अनुच्छेद को केवल 80-100 शब्दों में ही लिखा जाता है। अच्छा, अनुच्छेद लेखन आप लिखते समय इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। जैसे कि पहला, अनुच्छेद में विषय संबंधी सभी विषयों का समावेश हो। दूसरा, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। चौथी बात है, भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। और पांचवी बात का ध्यान रखें कि शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। छठी बात है, विषय की भूमिका ना देकर सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। और सातवां, उपसंहार एक ही वाक्य में समाप्त कर देना चाहिए। दिए गए अनुच्छेदों को हम पढ़ते हैं और उसके बाद आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा पहला विषय है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज किसी देश के लिए स्वतंत्र राष्ट्र होने की पहचान है। तिरंगा झंडा हमारी राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंगों की 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। केसरिया रंग वीरता एवं बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का तथा हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक चक्र है जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। यह हमारी पहचान है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। अगला विषय है हमारा संगति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने कार्यों में अनेक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए उसे अनेक लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। उसे अच्छी संगति प्रगति के मार्ग पर ले जाती है और बुरी संगति उसे पतन की गर्द में धकेल देती है। सेबों की टोकरी में पड़ा एक सड़ा हुआ सेब दूसरे सेबों को सड़ा देता है। किसी ने कहा भी है, काजल की कोठरी में चाहे कितना ही सयाना व्यक्ति जाए, उस पर काजल का ना एक दाग लग ही जाता है। अतः अच्छी संगति में रहने से ही जीवन में उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। अनुच्छेद लेखन के लिए अगला विषय है हमारा बाल दिवस। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। इसी को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल नव भारत के निर्माता पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे। उन्हें जब भी अवकाश मिलता था, वे बच्चों के बीच में जाकर खुद को भूल जाते थे। अपने जन्मदिन पर वे प्राय दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में बच्चों की विशाल रैली का आयोजन करते थे। इस तरह तब से 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस को समूचे देश में बच्चों की चहल पहल दिखती है। मेले लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के खेल कराए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। एक तरह से यह दिन देश के हर नागरिक के लिए प्रतिज्ञा का दिन बन जाता है और वह प्रण यह है कि इस दिन बाल कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। आज बाल दिवस प्रत्येक देशवासी को एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्ति की विशाल हृदयता का स्मरण कराता है। दूसरी ओर यह देश की भावी पीढ़ी बालक और बालिकाओं की कामनाओं, उनकी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक बन गया है। अगला विषय अनुच्छेद लेखन के लिए आशा और निराशा। आपका जीवन एक संग्राम स्थल है जिसमें आपको विजयी बनना है। मानव जीवन के रथ के पहिए फूलों से भरे नंदन वन से नहीं गुजरते, कंटकों से भरे बीहड़ पथ पर चलते हैं। आपको ऐसे ही महान जीवन पथ का सारथी बनकर अपनी यात्रा को पूरा करना है। जब तक आपके पास आत्मविश्वास का दुर्जय शस्त्र नहीं है, तब तक ना तो आप जीवन की ललकार का सामना कर सकते हैं और ना महान जीवन के सोपानों पर चढ़ सकते हैं। जीवन पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। दुख और निराशा की काली घटाएं आपके मार्ग पर छा रही हैं। आपत्तियों का अंधकार मुंह फैलाए आपकी प्रगति को निगलने के लिए बढ़ा चला आ रहा है, लेकिन आपके हृदय में आत्मविश्वास की दृढ़ ज्योति जगमगा रही है। तो दुख एवं निराशा का कोहरा उसी प्रकार छट जाएगा जिस प्रकार सूर्य किरण के फूटते ही अंधकार भाग जाता है। अगला विषय हमारा जब हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मेरा मित्र विजय कोलकाता से आया तो उसने मेरे साथ दिल्ली भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। हम रविवार को प्रातः 10 बजे घूमने के लिए निकल पड़े। हम राजघाट, शक्ति स्थल, शांतिवन, विजय घाट होते हुए लाल किला और जामा मस्जिद देखने गए। वहां से हमने कनॉट प्लेस के लिए तिपहिया स्कूटर किराए पर लिया। 4 ही मिनटों में हमारा स्कूटर दिल्ली गेट की लाल बत्ती पर रुका। इतने में पीछे से एक बस तेजी से आई।
सड़क के नियमों का उल्लंघन करती हुई दूसरे वाहनों को बाएं से पार करती हुई हमारे तिपहिए से टकरा गई। तिपहिया पलट गया। चालक तिपहिए से गिर पड़ा। रुधिर की धारा बह निकली। मेरे मुंह पर चोट आई। विजय की पसली को थोड़े खरोंचे लगी, पर वैसे हम बाल बाल बच गए। मेरे मुंह से खून टपकने लगा क्योंकि मेरे ऊपर के दांतों से निचला होंठ कट गया था। यह ठीक था कि मेरे मुंह से लहू बह रहा था, पर मैं तिपहिया चालक को लहू लुहान देखकर अपनी सुध बुध भूल बैठा। मेरे हाथ पर फूल गए, पर तभी आनंद फानन से एक कार वाले ने हम तीनों को सहारा दिया। वहां एकत्र हुए लोगों के सहयोग से उन्होंने हमें कार में बिठाया और जयप्रकाश नारायण अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले गए। डॉक्टरों ने हमारी मरहम पट्टी की। हमने तिपहिया चालक को 100 रुपये सहायता दिए। इस तरह हम अपना दिल्ली दर्शन अधूरा छोड़कर घर लौट आए। आज भी जब इस दुर्घटना का स्मरण होता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला विषय है अनुच्छेद लेखन के लिए संगठन की महिमा। संगठन में शक्ति है। जब हमारे हाथ की उंगलियां आपस में मिलती हैं तो मुक्का बन जाता है। आप जानते हैं कि मुक्के में कितनी शक्ति होती है। अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, जबकि मुक्का खासा प्रहार कर सकता है। छड़ी अकेली हो तो आसानी से टूट जाती है, पर ऐसी कुछ छड़ियां एक साथ बांध दी जाएं तो उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जब आप अकेले हो तो शत्रु आप पर आसानी से आक्रमण कर सकता है, पर यदि आप 2 जने हो तो आपका वैरी भी आप पर वार करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। इस उक्ति का भी आशय यही होता है। जब 2 आदमी किसी काम को मिलकर करते हैं तो उनमें उत्साह बढ़ जाता है। शक्ति दुगनी ही नहीं, कई गुना बढ़ जाती है। संगठन में बल है। यह तथ्य व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों पर भी समान रूप से लागू होता है। जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है उसे शत्रु देख आंख नहीं दिखा सकता। वह राष्ट्र सभी विपत्तियों पर काबू पा लेता है। इसके विपरीत फूट असफलता का मूल कारण है। इसलिए संगठन की महिमा का बखान किया गया है। अगला विषय अनुच्छेद लेखन के लिए मानव विकास और मानव मूल्य। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता। उसे तो बस साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। वह ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित्य नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य परायण, त्याग और नैतिक मूल्यों को तिजांजलि देकर समाज के सुख की कामना स्वप्न मात्र है। अगला विषय हमारा सर्वधर्म सम्मान। अगला विषय हमारा सर्वधर्म समभाव। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घृणा से घृणा का जन्म होता है। जो दावाग्नि की तरह सबको जलाने का काम करती है। महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। उन्होंने सर्वधर्म समभाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया। हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को समान आदर की दृष्टि से देखा। सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन बताते हैं। धर्मों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। इसलिए धर्म के मूल में पार्श्व या भेद नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपको समझ में आया होगा। कैसे लिखना है आपको अनुच्छेद लेखन। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।